नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिल को छूने वाली किताब पर बात करेंगे। राजीव मुदगल की ओ यास्मीन, अ कार्टोग्राफी ऑफ ग्रीफ। जी नमस्कार। ये किताब वाकई विभाजन, बिछुड़न और उम्मीद के टूटने की कहानी है। खासकर एक औरत के नजरिए से, जिसका रिश्ता सिर्फ प्यार या जमीन से नहीं बल्कि एक उम्मीद से भी टूटता है। बिल्कुल। और इसका उपशीर्षक दुख का मानचित्रण, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब ये बताता है कि कैसे हम अपने दुखों के नक्शे बनाते हैं। नक्शे? कैसे नक्शे? ऐसी सीमाएं जो सिर्फ जमीन पर नहीं होती, वो हमारी यादों पर, हमारी चुप्पियों पर, यहाँ तक कि पता है हमारी त्वचा पर खिंच जाती हैं। और ये नक्शे स्याही से नहीं बनते। नहीं, अक्सर गैर मौजूदगी से बनते हैं। किसी के चले जाने से, किसी चीज के खो जाने से। दिलचस्प। और कहानी में एक जगह है जो इन नक्शों को जैसे एक केंद्र देती है, चांद की चाय की दुकान। हाँ हाँ, वो दुकान बड़ी रहस्यमयी जगह है। कहते हैं बनी नहीं, आई थी। आई थी? अच्छा। हाँ, और वहां चांद नाम का एक शख्स है। वो सिर्फ चाय नहीं पिलाता। वो लोगों के दुख को समझने में मदद करता है या सहने में? हाँ, कुछ ऐसा ही। एक रास्ता दिखाता है शायद। दुकान में तरह तरह के लोग आते हैं, अपने अपने बोझ लेकर। जैसे कुछ उदाहरण है किताब में? हाँ, कई हैं। जैसे एक आदमी है पिस्तौल वाला, उससे गलती से गोली चल गई थी भीड़ में। ओहो। एक और है जिसकी कलाई पर पट्टी बंधी है। उसने डर के मारे अपने दोस्त का पता बता दिया था। और उस दोस्त को भीड़ ने चला दिया। कितना भयानक! ये तो जिंदा लोगों के दुख हुए। हाँ, लेकिन वहां सिर्फ जिंदा लोग नहीं आते। एक बौद्ध भिक्षु का भूत भी आता है। भूत? क्यों आता है वो? उसे पछतावा है कि उसने अपने माँ बाप को धोखा दिया था। फिर एक संगीतकार है जिसने दंगों में अपने सुनने की शक्ति खो दी। उफ। एक औरत है जो अपने जला दिए गए प्रेमी की राख लेकर आती है। राख? हाँ, यहाँ तक कि एक बच्चा भी है जिसे उसके शक्की पिता ने छत से फेंक दिया था। वो जगह जैसे दुखों का एक संगम है। और चांद? चांद क्या करता है इन सब के साथ? वो सबको उनके दुख के हिसाब से अलग अलग छाए पिलाता है और फिर कुछ अजीब से नुस्खे बताता है। नुस्खे मतलब उपाय? हाँ, उपाय कह सकते हैं। जैसे उस पट्टी वाले आदमी को एक क्रिकेट बॉल देता है। क्रिकेट बॉल? क्यों? कहता है अपने दोस्त के नाम पर बच्चों को खेलना सिखाओ, मतलब दुख को एक दिशा दो। अच्छा। और उस भिक्षुक को? भिक्षुक से कहता है अपने माँ बाप के लिए खत लिखो और उनके तकिए के नीचे रख दो। ये तरीके दुख मिटाने के नहीं, उसे रचनात्मक बनाने के हैं। इसी दुकान में एक दुखों की संसद का भी जिक्र है। ये क्या है? हाँ, वो एक बड़ा मार्मिक हिस्सा है। सब मुलाकाती जमा होते हैं और बहस करने लगते हैं कि किसका दुख सबसे बड़ा है। अच्छा, मतलब दुख में भी होड़? हाँ, लेकिन चांदो ने समझाता है। कहता है दुख को तौलने से क्या होगा, इसे सुर में ढालो, एक दूसरे के दर्द को महसूस करो। सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा नहीं। बिल्कुल। ये चाय की दुकान तो अपने आप में एक दुनिया है, लेकिन किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है डॉक्टर सोमनाथ बोस की कहानी, है ना? हाँ, डॉक्टर बोस एक मनोविश्लेषक जो खुद विभाजन की त्रासदी में बुरी तरह फंस जाते हैं। और उनका दुख जुड़ा है यास्मीन से। हाँ, यास्मीन उनकी मंगेतर। किताब उनके अतीत के प्यारे पल दिखाती है। कलकत्ता, प्रिंसिप घाट और फिर वो भयानक ढाका यात्रा, जहाँ सब बिगड़ जाता है। हाँ, हिंसा भड़कती है। बोस का दोस्त जो यास्मीन का भाई भी है, असलम, वो मारा जाता है। ओहो। बोस खुद मुश्किल से बचते हैं और भागकर सरहद पर एक वीरान सरकारी केबिन में पनाह लेते हैं। केबिन नंबर 248। वो केबिन, वो भी एक अजीब जगह लगती है। बहुत अजीब, जैसे दो दुनियाओं के बीच। वहां उन्हें रहस्यमयी फोन कॉल आते हैं। फोन कॉल? वहां? हाँ, एक आदमी होता है जो आलोचना करता है और एक औरत जो मदद करती है। विभाजन के शिकार लोगों के भूत भी दिखते हैं। और यास्मीन? उन्हें यास्मीन का अक्स भी दिखता है, रोशनी और धूल से बना हुआ। वो प्यास, अकेलेपन से जूझते हैं। एक कौवा है जो अजीब गीत सुनाता है। तो वो निकलते कैसे वहां से? आखिरकार वो जो फोन पर मददगार महिला थी, उसकी मदद से उन्हें रास्ता पता चलता है। और फिर क्या वो यास्मीन से मिलते हैं? हाँ, वो कैबिन से निकलते हैं। रास्ते में एक भूत की इच्छा पूरी करते हैं, एक लाश पर अपना कोट छोड़ जाते हैं। अच्छा। फिर कलकत्ता लौटते हैं, यास्मीन को ढूंढते हैं और आखिरकार ढाका में उसे और असलम को ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन क्या मुलाकात अच्छी होती है? नहीं, बहुत कड़वी। असलम उन्हें कायर कहता है और यास्मीन, वो उन्हें उस रात अकेला छोड़ जाने के लिए दोषी मानती है। उसका भरोसा, उसका प्यार सब टूट चुका है। और वो खत जो यास्मीन देती है? हाँ, एक खत देती है। शायद उसमें यही सब लिखा होगा। बोस उसे वहीं फाड़ देते हैं। फाड़ देते हैं? पढ़ते नहीं? नहीं। फिर वो वापस आते हैं, किसी और से शादी कर लेते हैं। जिंदगी जैसे आगे बढ़ जाती है।
लेकिन कुछ पीछे छूट जाता है। भी एक नोटबुक जिसमें यास्मीन के लिए लिखी कविताएं थीं, उनका वो अनकहा दर्द था, वो नोटबुक चांद की चाय की दुकान पर छूट जाती है। जैसे उनका अधूरा दुख वहीं रह गया हो। बिल्कुल। तो ओ यास्मीन हमें यही दिखाती है कि दुख सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक नक्शा है जिसे हर कोई अपने तरीके से बनाता है, पढ़ता है। सही कहा। और चांद की चाय की दुकान वो जगह बन जाती है जहां ये सारे निजी नक्शे मिलते हैं, टकराते हैं और शायद थोड़े बदलते भी हैं। वो उसकी नोटबुक की वो कविताएं, वो उस अधूरेपन का प्रतीक है ना? उस दर्द का जो शब्दों में ढलकर भी शायद कभी पूरा नहीं कहा जा सकता। हाँ, और ये व्यक्तिगत कहानियां इतिहास की उस बड़ी क्रूर सच्चाई से जुड़ी हुई हैं, विभाजन की सच्चाई। ये किताब वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हम सब अपने निजी दुखों और नुकसानों का मानचित्रण कैसे करते हैं, अपनी अपनी लकीरें कैसे खींचते हैं। और फिर क्या होता है जब हमारी ये खींची हुई महीन रेखाएं इतिहास की खींची हुई बड़ी बेरहम सीमाओं से मिलती हैं, उन तकातों, उन चौराहों पर हमारे दुख की शक्ल क्या होती है? शायद यही सवाल है जो ये किताब हमारे लिए छोड़ जाती है, सोचने के लिए। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।